मनोहर हिंदी कहानियां पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की कहानी। क्या बात है लक्ष्मी, आज तो बड़ी देर हो गई आने में। सुधा ने खींचकर अपनी कामवाली से पूछा। क्या बताऊं मेम साहब आपको कि मुझे क्यों देरी हो गई आने में। आप तो अपने कामों में ही लगी रहती हैं। पता भी है मनोज साहब के घर में कैसी आफत आ गई है। उनकी बेटी ऋचा के साथ कुछ ऐसा वैसा हो गया है। बड़ी शांत, बड़े अच्छे तौर तरीकों वाली है। लक्ष्मी से ऋचा के बारे में जानकर सुधा का मन खराब हो गया। बार बार उसका मासूम चेहरा उसके जेहन में उभर कर मन को बेधने लगा कि पता नहीं लड़की के साथ क्या हुआ। फिर भी अपने आप पर काबू पाते हुए लक्ष्मी के धारा प्रवाह बोलने पर विराम लगाती हुई वह बोली, अरे कुछ नहीं हुआ है। खेलते वक्त चोट लग गई होगी। दौड़ती भी तो कितनी तेज है। कहकर सुधा ने लक्ष्मी को चुप करा दिया, पर उसके मन में शांति कहाँ थी। कॉलेज से अवकाश प्राप्त कर लेने के बाद सुधा बिल्डिंग के बच्चों की मैथ्स और साइंस की कठिनाइयों को सुलझाने में मदद करती रही है। हिंदी में भी मदद कर उन्हें अचंभित कर देती है। किसके लिए कौन सी लाइन ठीक रहेगी। बच्चे ही नहीं, उनके माता पिता भी उसी के निर्णय को मान्यता देते हैं। फिर ऋचा तो उसकी सबसे होनहार विद्यार्थी है। आंटी, मैं भी भैया लोगों की तरह कंप्यूटर इंजीनियर बनना चाहती हूँ। उनकी तरह आप मेरा मार्गदर्शन करेंगी ना। सुधा के हाँ कहते ही वो बच्चों की तरह उसके गले लग जाती थी। लक्ष्मी के जाते ही सारे कामों को जल्दी से निपटा कर वो अनामिका के पास गई। उसने ऋचा के बारे में जो कुछ भी बताया उसे सुनकर सुधा कांप उठी। कल सुबह ऋचा अपने सहपाठियों के साथ पिकनिक मनाने गंगा पार गई थी। खाने पीने के बाद जब सभी गाने बजाने में लग गए तो वो गंगा किनारे घूमती हुई अपने साथियों से दूर निकल गई। बड़ी देर तक जब ऋचा नहीं लौटी तो उसके साथी उसे ढूंढने निकले। कुछ ही दूरी पर झाड़ियों की ओट में बेहोश ऋचा को देख सभी के होश गुम हो गए। किसी तरह उसे नर्सिंग होम में भर्ती कराकर उसके घर वालों को खबर की। घर वाले तुरंत नर्सिंग होम पहुंचे। अनामिका ने जो कुछ भी बताया उसे सुनकर सुधा स्तब्ध रह गई। अब वो असमंजस में थी कि वो ऋचा को देखने जाए या नहीं। फिर अनमनी सी होकर उसने गाड़ी निकाली और नर्सिंग होम चल पड़ी जहां ऋचा भर्ती थी। वहां पहुंच तो गई, पर मारे आशंका के उसके कदम आगे बढ़ ही नहीं रहे थे। किसी तरह अपने पैरों को घिसटती हुई उसके वार्ड की ओर चल पड़ी। वहां पहुंचते ही ऋचा के पिता से उसका सामना हुआ। इस हादसे ने रात भर में ही उनकी उम्र को 10 साल बढ़ा दिया था। उसे देखते ही वे रो पड़े तो सुधा भी अपने आंसुओं को नहीं रोक पाई। ऐसी घटनाएं पूरे परिवार को झुलसा देती हैं। बड़ी हिम्मत कर वो कमरे में अभी जा ही पाई थी कि ऋचा की माँ उससे लिपट कर बेतहासा रोने लगी। पथराई आंखों से जैसे आंसू नहीं खून गिर रहा हो। ऋचा को नींद का इंजेक्शन देकर सुला दिया गया था। उसके नुचे चेहरे को देखते ही सुधा ने आंखों से छलकते आंसुओं को पी लिया। फिर ऋचा की माँ अरुणा के हाथों को सहलाते हुए अपने धड़कते दिल पर काबू पाते हुए कल की दुर्घटना के बारे में पूछा। क्या कहूँ सुधा, कल घर से तो खुशी खुशी सभी के साथ निकली थी। हमने भी नहीं रोका। जब इतने बच्चे जा रहे हैं तो फिर डर किस बात का। गंगा के उस पार जाने की न जाने कब से उसकी इच्छा थी। इतने बड़े सर्वनाश की कल्पना हमने कभी नहीं की थी। मैं अभी आए कहकर सुधा उस लेडी डॉक्टर के पास गई जो ऋचा का इलाज कर रही थी। सुधा ने उनसे आग्रह किया कि इस घटना की जानकारी वे किसी भी तरह मीडिया को न दें, क्योंकि इससे कुछ होगा नहीं, उल्टे ऋचा बदनाम हो जाएगी। फिर पुलिस के जो अधिकारी इसकी घटना जांच पड़ताल कर रहे हैं उनकी जानकारी डॉक्टर से लेते हुए सुधा उनसे मिलने के लिए निकल गई। यह भी एक तरह से अच्छा संयोग रहा कि वे घर पर थे और उससे अच्छी तरह मिले। धैर्यपूर्वक उसकी सारी बातें सुनी, वरना आज के समय में इतनी सज्जनता दुर्लभ है। सर, हमारे समाज में बलात्कार पीड़िता को बदनामी एवं जिल्लत की किन किन गलियों से गुजरना पड़ता है, उससे तो आप वाकिफ ही होंगे।
इतने बड़े शहर में किसकी हैवानियत है यह तो पता लगने से रहा। मान लीजिए अगर पता लग जाने पर अपराधी पकड़ा भी जाता है तो जरा सोचिए ऋचा को क्या पहले वाला जीवन वापस मिल जाएगा। उसे जिल्लत और बदनामी के कटघरों में खड़ा करके बारंबार मानसिक रूप से बलात्कार किया जाएगा, जो उसके जीवन को बद से बदतर कर देगा। कृपया इसे दुर्घटना का रूप देकर इस केस को यहीं खारिज करके उसे जीने का एक अवसर दीजिए। सुधा की बातों की गहराई को समझते हुए पुलिस अधिकारी ने पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया। वहां से आश्वस्त होकर सुधा फिर नर्सिंग होम पहुंची और ऋचा के परिवार से भी रोना धोना बंद कर इस आघात से उबरने का आग्रह किया। शायद ऋचा को होश आ चुका था। सुधा की आवाज सुनते ही उसने आंखें खोल दी। किसी हलाल होते मेमने की तरह चीख कर वो सुधा से लिपट गई। सुधा ने किसी तरह स्वयं पर काबू पाते हुए ऋचा को अपने सीने से लगा लिया। फिर उसकी पीठ को सहलाते हुए कहा, धैर्य रख मेरी बच्ची, जो हुआ उससे बुरा तो कुछ और हो ही नहीं सकता, लेकिन इससे जीवन समाप्त थोड़े हो जाता है। इससे उबरने के लिए तुम्हें बहुत बड़ी शक्ति की आवश्यकता है मेरी बच्ची। उसे यूं बेहाल होकर चीखने में जाया नहीं करना है। जितना रोओगी, चीखोगी, चिल्लाओगी उतना ही यह निर्दयी दुनिया तुम्हें रुलाएगी, व्यंग्यवानों से तुझे बेकर जीने नहीं देगी। आंटी, मेरा मर जाना ठीक है। अब मैं किसी से भी नजरें नहीं मिला सकती। सारा दोष मेरा है। मैं गई ही क्यों? सभी मिलकर मुझ पर हंसेंगे। मेरा शरीर इतना दूषित हो गया है कि इसे ढोते हुए मैं जिंदा नहीं रह सकती। फिर चेकअप के लिए आई लेडी डॉक्टर से गिड़गिड़ा कर कहने लगी, जहर देकर मुझे मार डालिए डॉक्टर। इस गंदे शरीर के साथ मैं नहीं जी सकती। अगर आपने मुझे मौत नहीं दी तो मैं इसे स्वयं समाप्त कर दूंगी। ऋचा पागल की तरह चीखती हुई बेड पर छटपटा रही थी। ऐसा नहीं कहते, तुमने बहुत बहादुरी से सामना किया है। मैं कहती हूँ तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। डॉक्टर की इस बात पर ऋचा ने पथराई आंखों से उन्हें घूरा। बड़ी देर तक सुधा ऋचा के पास बैठी उसे ऊंच नीच समझाते हुए दिलासा देती रही, लेकिन वो यूं ही रोती चिल्लाती रही। उसे नींद का इंजेक्शन देकर सुलाना पड़ा। ऋचा के सो जाने के बाद सुधा अरुण को हर तरह से समझाते हुए धैर्य से काम लेने को कहते हुए चली गई। किसी तरह ड्राइव करके घर पहुंची। रास्ते भर वो ऋचा के बारे में ही सोचती रही। घर पहुंचते ही वो सोफे पर ढेर हो गई। उसमें इतनी भी ताकत नहीं थी कि वो अपने लिए कुछ कर सके। ऋचा के साथ घटी दुर्घटना ने उसे 5 दशक पीछे धकेल दिया। अतीत की सारी खिड़कियां एक एक कर खुलती चली गईं। 12 साल की अबोध सुधा के साथ कुछ ऐसा हुआ था कि वो तत्काल उम्र की अनगिनत दहलीजें फांद गई थी। कितनी उमंग एवं उत्साह के साथ वो अपनी मौसेरी बहन की शादी में गई थी। तब शादी की रस्मों में सारी रात गुजर जाती थी। उसे नींद आ रही थी तो उसकी माँ ने उसे कमरे में ले जाकर सुला दिया। अचानक नींद में ही उसका दम घुटने लगा तो उसकी आंखें खुल गईं। अपने ऊपर किसी को देख उसने चीखना चाहा पर चीख नहीं सकी। वो वहशी अपनी हथेली से उसके मुंह को दबाकर बड़ी निर्ममता से उसे क्षतविक्षत करता रहा। अर्धबेहोशी की हालत में न जाने वो कितनी देर तक कराहती रही और फिर बेहोश हो गई। जब होश आया तो दर्द से सारा बदन टूट रहा था। बगल में बैठी माँ पर उसकी नजर पड़ी तो पिछले दिन आए उस तूफान को याद कर किसी तरह उठकर माँ से लिपटकर चीख पड़ी। माँ ने उसके मुंह पर हाथ रखकर गले के अंदर ही उसकी आवाज को रोक दिया और आंसुओं के समंदर को पीती रही। बेटी की विदाई के बाद ही उसकी मौसी उसके सर्वनाश की गाथा से अवगत हुई तो अपने माथे को पीट लिया। जब शक की उंगली उनकी नंद के 18 वर्षीय बेटे की ओर उठी तो उन्होंने घबराकर माँ के पैर पकड़ लिए। उन्होंने भी माँ को यही समझाया कि चुप रहना ही उसके भविष्य के लिए हितकर होगा। हफ्ते भर बाद जब वो अपने घर लौटी तो बाबूजी के बार बार पूछने के बावजूद भी अपनी उदासी एवं डर का कारण उन्हें बताने का साहस नहीं कर सकी। हर पल नाचने, गाने, चहकने वाली सुधा कहीं खो गई थी।
हमेशा डरी सहमी रहती थी। आखिर उसकी बड़ी बहन ने एक दिन पूछ ही लिया, बताओ न माँ, वहाँ सुधा के साथ हुआ क्या जो इसकी ऐसी हालत हो गई है? आप हमसे कुछ छिपा रही हैं? सुधा उस समय बाथरूम में थी, अतः माँ उस रात की हैवानियत की सारी व्यथा बताते हुए फूट पड़ी। बाहर का दरवाजा अंदर से बंद नहीं था। बाबूजी भैया के साथ बाजार से लौट आए थे। माँ को इसका आभास तक नहीं हुआ। सारी वारदात से बाबूजी और भैया दोनों अवगत हो चुके थे और मारे क्रोध के दोनों लाल हो रहे थे। सब कुछ अपने तक छिपा कर रख लेने के लिए बाबूजी ने माँ को बहुत धिक्कारा। सुधा बाथरूम से निकली तो बाबूजी ने उसे सीने से लगा लिया। बलात्कार किसी एक के साथ होता है, पर मानसिक रूप से इस जघन्य कुकृत्य का शिकार पूरा परिवार होता है। अपनी तेजस्विनी बेटी की बर्बादी पर वे अंदर से टूट चुके थे, लेकिन उसके मनोबल को बनाए रखने का प्रयास करते रहे। सुधा ने बाहर वालों से मिलना या कहीं जाना एकदम छोड़ दिया था, लेकिन पढ़ाई को अपना जुनून बना लिया था। भौतिक शास्त्र में बीएससी ऑनर्स में टॉप करने के 2 साल बाद एमएससी में जब उसने टॉप किया तो मारे खुशी के बाबूजी के पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। 2 महीने बाद उसी यूनिवर्सिटी में लेक्चरर बन गई। सभी कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन शादी से उसके इनकार ने बाबूजी को तोड़ दिया था। एक से बढ़कर एक रिश्ते आ रहे थे, लेकिन सुधा शादी न करने के फैसले पर अटल रही। भैया और दीदी की शादी किसी तरह देख सकी, अन्यथा किसी की बारात जाते देखकर उसे कंपकंपी होने लगती थी। सुधा के लिए जैसा घर वर बाबूजी सोच रहे थे, वे सारी बातें उनके परम दोस्त के बेटे रवि में थी। उससे शादी कर लेने में अपनी इच्छा जाहिर करते हुए वे गिड़गिड़ा उठे तो फिर सुधा मना नहीं कर सकी। खूब धूमधाम से उसकी शादी हुई, पर वो कई वर्षों बाद भी बच्चे का सुख रवि को दे सकी। वो तो रवि की महानता थी कि इतने दिनों तक उसे सहन करते रहे, अन्यथा उनकी जगह कोई और होता तो कब का खोटे सिक्के की तरह उसे मायके फेंक आया होता। रवि के जरा सा स्पर्श करते ही मारे डर के उसका सारा बदन कांपने लगता था। उसकी ऐसी हालत का सबब जब कहीं से भी नहीं जान सके तो मनोचिकित्सकों के पास उसका लंबा इलाज चला, तब कहीं जाकर वो सामान्य हो सकी थी। रवि कोई बेवकूफ नहीं थे जो कुछ नहीं समझते। बिना बताए ही उसके अतीत को वे जान चुके थे। यह बात और थी कि उन्होंने उसके जख्म को कुरेदने की कभी कोशिश नहीं की। 2 बेटों की मां बनी सुधा ने उन्हें इस तरह संस्कारित किया कि बड़े होकर वे सदा ही मर्यादित रहे। अपने ढंग से उनकी शादी की और समय के साथ 2 पोते एवं 2 पोतियों की दादी बनी। जीवन से गुजरा वो दर्दनाक मोड़ भूले नहीं भूलता। अतीत भयावह समंदर में डूबते उतराते वो 12 वर्षीय सुधा बनकर बिलख उठी। मन ही मन उसने एक निर्णय लिया, लेकिन आंसुओं को बहने दिया। दूसरे दिन ऋचा की पसंद का खाना लेकर कुछ जल्दी ही नर्सिंग होम जा पहुंची। समझा बुझाकर मनोज दंपति को घर भेज दिया। 2 दिन से वहीं बैठे बेटी की दशा देखकर पागल हो रहे थे। किसी से भी कुछ नहीं कहने को सुधा ने उन्हें हिदायत भी दे दी। फिर एक दृढ़ निश्चय के साथ ऋचा के सिरहाने जा बैठी। सुधा को देखते ही ऋचा का प्रलाप शुरू हो गया, अब मैं जीना नहीं चाहती। किसी को कैसे मुंह दिखाऊंगी? सुधा ने उसे पुचकारते हुए कहा, तुम्हारे साथ जो कुछ भी हुआ वो कोई नई बात नहीं है। सदियों से स्त्रियां पुरुषों की आदम भूख की शिकार होती रही हैं और होती रहेंगी। कोई स्त्री दावे से कह तो दे कि जिंदगी में वो कभी यौनिक छेड़छाड़ की शिकार नहीं हुई है। अगर कोई कहती है तो वो झूठ होगा। यह पुरुष नाम का भयानक जीव तो अपनी आंखों से ही बलात्कार कर देता है। आज तुम्हें मैं अपने जीवन के उस भयानक सत्य से अवगत कराने जा रही हूँ, जिससे आज तक मेरा परिवार अनजान है, जिसे सुनकर शायद तुम्हारी जिजीविषा जाग उठे। कहते हुए सुधा ने ऋचा के समक्ष अपने काले अतीत को खोल दिया। ऋचा अवाक टकटकी बांधे सुधा को निहारती रह गई। उसके चेहरे पर अनेक रंग बिखर गए। बोली, तो क्या आंटी मैं पहले जैसा जी सकूंगी? एकदम मेरी बच्ची।
ऐसी घटनाओं से हमारे सारे धार्मिक ग्रंथ भरे पड़े हैं। पुरुषों की बात कौन करे, अपना वंश चलाने के लिए स्वयं स्त्रियों ने स्त्रियों का बलात्कार करवाया है। कोई शरीर गंदा नहीं होता। जब इन सारे कुकर्मों के बाद भी पुरुषों का कौमार या अक्षत रह जाता है तो फिर स्त्रियां क्यों झूठी हो जाती हैं? इस दोहरी मानसिकता के बल पर ही तो धर्म और समाज स्त्रियों पर हर तरह का अत्याचार करता है। सारी वर्जनाएं केवल लड़कियों के लिए ही क्यों? लड़के छुट्टे सांड की तरह होंगे तो ऐसी वारदातें होती रहेंगी। अगर हर माँ अपने बेटों को संस्कारी बना कर रखे तो ऐसी घटनाएं समाज में घटित ही न हो। पाप पुण्य के लेखे जोखे को छोड़ते हुए हमें आगे बढ़कर समाज को ऐसी घृणित सोच को बदलने के लिए बाध्य करना है। जो हुआ उसे बुरा सपना समझकर भूल जाओ और कल तुम यहाँ से अपने घर जा रही हो। सभी की नज़रों का सामना इस तरह से करना है मानो कुछ भी अनिष्ट घटित नहीं हुआ है। देखो मैंने कितनी खूबसूरती से जीवन जिया है। ऋचा के चेहरे पर जीवन की लाली बिखरते देख सुधा संतुष्ट हो उठी। उसके अंतर्मन में जमा वर्षों की असीम वेदना का हिम ऋचा के चेहरे की लाली के ताप से पिघलकर आंखों में मचल रहा था। अतीत के गरल को उलीचकर वो भी तो फूल सी हल्की हो गई थी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।